नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार ट्रैवल व्लॉग में। मैं हूं आपका अपना होस्ट अजय और आप देख रहे हैं रोविंग रावण। आज का सफर कुछ खास है क्योंकि मैं निकल पड़ा हूं गोवा से मुंबई की ओर। ये सिर्फ एक जर्नी नहीं, एक एक्सपीरियंस है जिसमें होंगे रास्तों के मजेदार मोड़, खूबसूरत नज़ारे और ढेर सारी इंफॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर गोवा से मायानगरी मुंबई तक, मेरे साथ सिर्फ रोविंग रावण पर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि कोई भी एडवेंचर आप मिस ना कर पाएं। चलिए चलते हैं। मैंने तय किया कि आज मैं निकलूंगा अर्ली मॉर्निंग, जब गोवा की गलियों में अब भी नींद पसरी होगी, जब ट्रैफिक नाम की चीज कहीं नहीं होगी। मकसद था भीड़ से पहले निकल जाना, ना सिर्फ गोवा से बल्कि उस भारी भरकम हाईवे ट्रैफिक से भी जो सफर को घंटों लंबा कर देता है। प्लान था बांदा से होकर अंबोली घाट की ओर मुड़ने का, क्योंकि NH 66 जिस रास्ते से मैं आया था वो अब भी अधूरा है, टूटा फूटा और पूरी तरह से अंडर कंस्ट्रक्शन। उस रास्ते पर वापस जाना मतलब समय और धैर्य दोनों की परीक्षा। लेकिन फिर एक मोड़ आया, एक छोटा सा मोमेंट जहां मैं बांदा का सही टर्न मिस कर गया, और उसी चूक ने मेरे आज के सफर को बना दिया यूनिक, अनसीन और अनटच्ड। मैं निकल पड़ा एक नए रास्ते पर जिसे शायद अभी तक किसी YouTube चैनल ने अपनी लेंस में नहीं उतारा। आज का मेरा रूट रहा गोवा, इंसुली, मजगांव, मादखौल, NH 548H, अंबोली घाट, अजरा, उत्तूर, बाहिरवादी, NH 48, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। मुंबई हर मोड़ पर एक नई कहानी थी, हर घाट पर एक नया नज़ारा और हर किलोमीटर पर एक नई धड़कन। ये सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं थी, ये एक खोज थी, एक एक्सप्लोरेशन, एक ऐसा सफर जो नक्शे में नहीं बल्कि दिल में लिखा गया था। तो जुड़िए मेरे साथ इस अनदेखे रास्ते पर, जहां हर फ्रेम में मिलेगा आपको असली हिंदुस्तान और हर सीन में दिखेगा रोविंग रावण का जज्बा। माझगांव से दानोली तक का ये रास्ता आपके लिए सिर्फ एक ड्राइव नहीं बल्कि एक नई दुनिया की खोज है। यह मार्ग मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरता है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक कम होता है और रास्ते काफी शांत और नेचुरल हैं। रास्ते की शुरुआत में आप देखने लगेंगे तंग लेकिन अच्छी कंडीशन में ग्रेवेल और कंक्रीट की सड़कें जो धीरे धीरे पैचवर्क के साथ थोड़ी नैरो हो जाती हैं। इसीलिए ड्राइव करते समय ध्यान देना जरूरी है, खासकर अगर बारिश हुई हो तो रास्ता फिसलन भरा हो सकता है। माझगांव से आगे बढ़ते हुए आप घने जंगलों और खेतों के बीच से गुजरेंगे, जहां सड़क के किनारे गांवों की झलक मिलती है, छोटे छोटे घर, स्थानीय लोग। यहां अंबोली घाट की शुरुआत होती है, जो महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत माउंटेन रूट्स में से एक है। अंबोली घाट के वाइंडिंग कर्व्स और घुमावदार रास्ते ड्राइवर्स के लिए एक रोमांचक अनुभव होते हैं। ध्यान दें कि अंबोली घाट पर सड़कें ब्रॉड नहीं हैं और कई स्थानों पर कंक्रीट के स्टोन्स हो सकते हैं, इसलिए धीमी गति से केयरफुली ड्राइव करना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ हरे भरे पहाड़ी दृश्य रास्ते को और भी ब्यूटीफुल बना देते हैं। बहिरे वादी के बाद आप NH 54 पर पहुंच जाते हैं, जो एक हाईवे है, और यहाँ से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे तक का सफर आपकी ड्राइविंग स्पीड बढ़ा देता है। इस पूरे रूट की खास बात यह है कि यह अभी तक YouTube पर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है, इसलिए अगर आप भी नए रास्ते की तलाश में हैं और भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहते हैं तो ये रोड ट्रिप आपके लिए एकदम परफेक्ट है। इस मार्ग पर आपको न केवल प्राकृतिक सुंदरता का आनंद मिलेगा बल्कि भारतीय ग्रामीण जीवन के अनछुए पहलू भी देखने को मिलेंगे। तो अपने ड्राइविंग का पूरा मजा लें, सड़क की हर चुनौती को स्वीकार करें और इस अनदेखे रास्ते की हर खूबसूरती को अपने कैमरा में कैद करें। ट्रिप के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि सड़कें कई जगह नैरो और एक्सट्रीम हो सकती हैं, इसलिए धीमी और सतर्क ड्राइविंग जरूरी है। और हाँ, अपने साथ पानी और लाइट स्नैक्स जरूर रखें, क्योंकि गांवों के बीच कई जगह दुकानों का अभाव हो सकता है। माझगांव से दानोली का ये रोड ट्रिप सिर्फ सफर नहीं बल्कि एक अनुभव है। दानोली से अंबोली घाट की दूरी करीब 18 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने में करीब 40 से 50 मिनट लगते हैं। यह मार्ग पहाड़ी क्षेत्र से होकर गुजरता है, इसलिए सड़कें नैरो और कर्वी हैं। शुरुआती कुछ किलोमीटर पर सड़क कंक्रीट की बनी हुई है और अच्छी कंडीशन में है,
लेकिन जैसे जैसे आप घाट की ओर बढ़ते हैं, सड़क थोड़ी अनियमित हो जाती है। यहाँ कई जगह सड़क पर छोटे छोटे गड्ढे और पत्थरीले हिस्से होते हैं, इसीलिए ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। खासकर बारिश के मौसम में यह सड़क फिसलन भरी हो जाती है और खतरनाक भी हो सकती है, इसलिए स्लो स्पीड से ड्राइव करना चाहिए। सड़क के दोनों ओर आप हरियाली से भरे घने जंगल और छोटे छोटे गांव देखेंगे। पेड़ पौधों की विविधता यहाँ देखने लायक है, जैसे कैश्यू, मैंगो, कोकोनट, जैक फ्रूट और कई फलों वाले पेड़। रास्ते में आपको छोटे वाटरफॉल और झरने भी दिखाई देंगे, जो खासकर मानसून के मौसम में बहुत शानदार दिखते हैं। अंबोली घाट की ओर बढ़ते हुए रास्ता और भी ज्यादा अपहिल हो जाता है, जहां से घाटी के सुंदर दृश्य दिखते हैं। कुछ जगहों पर सड़क के किनारे छोटे व्यू पॉइंट्स बने हैं, जहां आप गाड़ी रोककर फोटो भी क्लिक कर सकते हैं और ठंडी हवा का आनंद ले सकते हैं। अंबोली घाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की एक जानी मानी हिल स्टेशन है, जो अपने वाटरफॉल्स, ठंडी हवा और घने जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का मौसम साल भर ठंडा और आरामदायक रहता है, जो खासकर गर्मी में राहत देता है। इस रूट पर चलते हुए आप ग्रामीण जीवन का भी अनुभव कर पाएंगे। रास्ते में छोटे छोटे गांव, खेत और स्थानीय लोग दिखेंगे, जो अपनी साधारण और शांत जीवन शैली में लगे होते हैं। तो कुल मिलाकर दानोली से अंबोली घाट का ये रास्ता ड्राइविंग के शौकीनों के लिए चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन इसके साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक अनुभव से भरपूर भी है। अपनी जर्नी के लिए हमेशा सावधानी रखें, ड्राइविंग रूल्स का पालन करें और इस ब्यूटीफुल जर्नी का पूरा आनंद उठाएं। अब हम पहुंच चुके हैं गवासे, जो कि कोल्हापुर जिले का एक छोटा, शांत और बेहद हरा भरा गांव है। गवासे से अजारा तक का रास्ता लगभग 12 किलोमीटर लंबा है और इसमें 20 से 25 मिनट का समय लगता है। सड़क की हालत इस हिस्से में काफी बेहतर है। सड़क टार की बनी हुई, वेरी ब्रॉड एंड वेरी स्मूथ। कहीं कहीं हल्के गड्ढे या कटाव मिल सकते हैं, लेकिन घाट का हिस्सा पार करने के बाद ड्राइविंग एक्सपेक्टेडली आसान हो जाती है। आजारा एक छोटा सा लेकिन एक्टिव विलेज है, जहां आपको ज्यादातर सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे फ्यूल स्टेशन, मेडिकल और खाने पीने की दुकानें। मैंने सोचा कि यहीं गाड़ी में फ्यूल डलवा लूं, लेकिन फ्यूल स्टेशन पर इतनी लंबी लाइन लगी थी कि मुझे लगा इससे बेहतर है आगे बढ़ा जाए। अब हम पार कर रहे हैं अजरा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का एक सुंदर और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध टाउन। अजरा भले ही छोटा सा टाउन है, लेकिन इसकी पहचान बहुत गहरी है। अजरा की गलियां पुराने स्टाइल की दुकानों से सजी रहती हैं। यहाँ आपको मिलेंगी छोटी लेकिन पारंपरिक मिठाई की दुकानें, लोकल मसाले और हैंडमेड चीजें, जो आज भी स्थानीय कारीगर बनाते हैं। इस कस्बे का सबसे प्रसिद्ध स्थल है श्री भैरवनाथ टेम्पल, एक प्राचीन मंदिर जो पूरे इलाके का आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। इस मंदिर में एवरी ईयर भव्य मेला लगता है, जहां आसपास के गांवों से लोग आते हैं। अजरा की एक और खासियत है यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग कल्चर। कई छोटे फार्मर्स आज भी प्राकृतिक तरीकों से खेती करते हैं और उनकी उपज, खासकर जैगरी और चिली, पूरे कोल्हापुर और महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। सड़क की बात करें तो अजारा के अंदर की सड़कें साफ सुथरी हैं। यहाँ पर कुछ छोटी दुकानें और कैफे भी हैं, जहाँ आप लोकल चाय, वड़ा पाव या मिसल पाव का स्वाद ले सकते हैं, एकदम देसी अंदाज में। आई विश आप भी इस टाउन की झलक जरूर देखें, क्योंकि असली भारत इन्हीं छोटे छोटे शहरों और कस्बों में सांस लेता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। करीब 19 किलोमीटर की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अजरा निपानी लिंक रोड पर। यही वो रास्ता है जो हमें कोल्हापुर लेकर जाएगा।
और फिर आगे NH48 यानी नेशनल हाईवे 48 से जोड़ेगा। अजरा निपानी लिंक रोड से निकलने के बाद हमारा सफर अब आगे बढ़ता है उत्तूर की ओर। इस पूरे सेक्शन में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है और इसमें लगभग 30 से 35 मिनट का समय लगता है। इस हिस्से की सड़कें काफी हद तक अच्छी स्थिति में हैं। टार रोड थोड़ी नैरो जरूर है, लेकिन ट्रैफिक कम होने के कारण ड्राइविंग आसान रहती है। रास्ते में खेत, छोटे गांव और ओकेजनल मोड़ दिखाई देते हैं और ये सब मिलकर इस ड्राइव को बनाते हैं बहुत ही शांत और सीनिक। उत्तुर पहुंचते ही आप एक छोटा सा बाजार और कुछ दुकानों वाला इलाका देखेंगे। यहीं से हमें लेना होता है राइट टर्न, जो हमें बहिरवादी की ओर लेकर जाएगा और वहां से फिर सीधा जुड़ेंगे NH48 से। उत्तुर से निकलने के बाद हमारी यात्रा आगे बढ़ी उस रास्ते पर जो अब धीरे धीरे वेस्टर्न महाराष्ट्र के प्लेन्स की ओर उतरती है। यह रास्ता ज्यादातर स्मूथ और चलने लायक है, लेकिन जैसे ही आप उत्तुर से बाहर निकलते हैं, करीब 1 से 2 किलोमीटर तक का एक छोटा सा पैच ऐसा आता है जो थोड़ा खराब है। यहाँ सड़क पर गड्ढे और उबड़-खाबड़ हिस्से मिल सकते हैं। इन शॉर्ट, रास्ता अंडर कंस्ट्रक्शन है, इसीलिए यहाँ स्पीड कम रखनी चाहिए और ध्यानपूर्वक ड्राइव करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस छोटे से खराब हिस्से के बाद जो सुकून मिला वो था एक फ्यूल स्टेशन, जो लगभग 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर आपको रास्ते के राइट साइड मिलेगा। यहाँ मैंने अपनी कार का फ्यूल फुल करा लिया और सच कहूँ तो ये बहुत सही फैसला था। इवन इफ देयर आर मेनी फ्यूल स्टेशंस ऑन द रोड, फ्यूल भरवाने के बाद अब रास्ता बनता है और भी साफ और चौड़ा। बहिरेवादी की ओर बढ़ते हुए आपको धीरे धीरे घाट से मैदानी इलाके का ट्रांजिशन दिखने लगता है। सड़क दोनों ओर से हरियाली से घिरी रहती है और यहाँ ट्रैफिक भी बहुत कम है, तो आप आराम से बिना किसी भीड़ भाड़ के ड्राइव कर सकते हैं। करीब 25 से 30 मिनट के ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं एक मेन लैंडमार्क पर, होटल गोवा वेस, जो इस दिशा से आने वालों के लिए NH24 का एंट्री पॉइंट माना जाता है। यह रेस्टोरेंट सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं है, बल्कि बहुत से ट्रैवलर्स यहाँ एक स्मॉल ब्रेक लेकर फिर अपने आगे के सफर के लिए निकलते हैं। होटल गोवा वेस से आपको 2 चीजें मिलती हैं, एक तो वेरी क्लीन वॉशरूम और ढंग की रिफ्रेशमेंट्स, और दूसरा एक मेंटली रिलीविंग वाइब कि अब आप वापस मेन हाईवे NH48 पर हैं, जहां से मुंबई की ओर सफर इजीएस्ट हो जाता है। होटल गोवा वेस्ट से निकलते ही आप NH54 पर आ जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है लगभग सीधा और स्मूथ हाईवे, जहाँ ड्राइविंग करना बेहद कंफर्टेबल और फ्लो में होता है। यह सड़क ब्रॉड है और ज्यादातर हिस्सा 4 लेन का है, जिससे स्पीड बनाए रखना आसान हो जाता है। लेकिन हाँ, इस हिस्से में कुछ जगहों पर कंस्ट्रक्शन एंड डाइवर्शंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पुल के नीचे से ट्रैफिक को मोड़ना या रोड रिपेयरिंग की वजह से लेन शिफ्ट करना। ये डाइवर्शन आपकी स्पीड को कुछ समय के लिए स्लो जरूर कर सकते हैं, लेकिन हाईवे की क्वालिटी के हिसाब से इसे एक छोटा सा ब्रेक ही माना जा सकता है। इस रूट पर हैवी व्हीकल्स भी चलते हैं, तो आपको ट्रक्स से दूरी बनाकर और सही लेन में चलने की जरूरत होती है। पर सुरक्षा चिन्ह और लेन मार्किंग साफ होती हैं, जो ड्राइविंग को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखती हैं। अराउंड 30 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंचते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, कोगनोली टोल प्लाजा। यह टोल प्लाजा कर्नाटका स्टेट का अंतिम टोल पॉइंट है। यहाँ आपको फास्टैग से टोल पे करना होता है और यह पॉइंट कर्नाटक और महाराष्ट्र की सीमा को भी दर्शाता है। कोगनोली टोल प्लाजा को पार करते ही
आप कदम रखते हैं भारत के सबसे डेवलप्ड और रिच राज्य महाराष्ट्र में। यह एक ऐसा मोमेंट होता है जब आपको ना सिर्फ एक राज्य की सीमा पार करने का एहसास होता है, बल्कि एक न्यू ड्राइविंग स्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्चरल बदलाव की शुरुआत भी होती है। नाउ वेलकम टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एंट्री के साथ ही आप देखेंगे कि सड़क की चौड़ाई, ट्रैफिक डिसिप्लिन और फैसिलिटीज में एक हायर लेवल आता है, जैसे कि फ्यूल स्टेशन की फ्रीक्वेंसी, रेस्ट एरियाज, इंटरनेशनल फूड चेन्स की सुविधा और सोफिस्टिकेट टोल मैनेजमेंट सिस्टम्स। तो कुल मिलाकर होटल गोवा वेस्ट से कोगनोली टोल तक की यह 30 किलोमीटर की ड्राइव एक बेहद खास और ट्रांजिशनल हिस्सा है। कोगनोली टोल प्लाजा को पार करते ही आप अब आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ से आपकी ड्राइव का अनुभव और बेहतर एंड कंफर्टेबल हो जाता है। सड़कें और भी ब्रॉड, स्मूथ और बेटर तरह से मेंटेन्ड हैं। टोल से आगे का रास्ता लगभग स्ट्रेट है और हाईवे की हालत एक्सेलेंट है। इस हिस्से पर आपको अधिकतर हाई स्पीड वाहन, इंटरस्टेट ट्रक्स और लंबी दूरी की बसेस दिखाई देंगी। सड़क के दोनों ओर ग्रीन बेल्ट और साफ ट्रैक लाइनिंग ड्राइव को बेहद संतुलित और शांति भरा बनाती है। लगभग 15 मिनट की ड्राइव और करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद आप पहुंचते हैं एक ऐसा पॉइंट जो हाईवे पर सफर कर रहे यात्रियों के लिए किसी राहत से कम नहीं। यहां पर आपको दिखने लगते हैं कुछ बड़े इंटरनेशनल फूड चेन ब्रांड्स जैसे मैकडोनाल्ड्स, बर्गर किंग, डोमिनोज और कुछ जगहों पर स्टारबक्स या कैफे कॉफी डे भी। यह एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, खास तौर पर उन यात्रियों के लिए जो बहुत स्पाइसी या मसालेदार खाना नहीं खा सकते या जो फॉरेन टूरिस्ट्स हैं और उन्हें अपने टेस्ट के मुताबिक खाना चाहिए। इन रेस्टोरेंट्स के पास एक क्लीन वॉशरूम्स, ब्यूटीफुल सिटिंग एरिया और इमरजेंसी स्नैक ऑप्शंस जैसी बेसिक सुविधाएं भी होती हैं। कई फैमिली ट्रैवलर्स, खासकर बच्चे, इस तरह की जगहों को पसंद करते हैं क्योंकि ये स्पॉट फूड क्वालिटी और साफ सफाई में भरोसेमंद होते हैं। यह स्टॉप न केवल खाने पीने के लिए आदर्श है, बल्कि एक स्मॉल ब्रेक लेने और रिफ्रेश होने के लिए भी परफेक्ट है। हालांकि एक छोटी सी समस्या यहाँ देखने को मिलती है। मैकडॉनल्ड्स का एंट्री पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल बना हुआ है। मेन हाईवे से इसमें मुड़ना कंफ्यूज करने वाला है क्योंकि वहाँ कोई क्लियर एंट्री साइन बोर्ड नहीं है और अचानक मोड़ लेने की स्थिति बन जाती है। इससे ट्रैफिक में रुकावट भी आती है और एक्सीडेंट का खतरा भी। स्थानीय प्रशासन या फूड चेन को चाहिए कि मैकडॉनल्ड्स और दूसरे आउटलेट्स के लिए प्रॉपर साइनेज और कंफर्टेबल एंट्री एग्जिट बनवाएं ताकि ड्राइवर्स को आसानी हो और सेफ तरीके से वे वहां तक पहुंच सकें। यहाँ पार्किंग की सुविधा भी मौजूद होती है, जिससे आप बिना किसी परेशानी के आराम से गाड़ी पार्क कर सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स पर एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद अब हम फिर से सफर पर निकल पड़े, महाराष्ट्र के हाईवे NH-54 पर आगे बढ़ते हुए। कुछ ही मिनटों में हम पहुंचे किनी टोल प्लाजा, जो कोल्हापुर जिले का आखिरी टोल पॉइंट है। किनी टोल प्लाजा को पार करते ही आप समझ सकते हैं कि अब कोल्हापुर शहर का इलाका पीछे छूट चुका है और हम आगे बढ़ रहे हैं पुणे की दिशा में।
टोल की व्यवस्था यहाँ अच्छी है एंड रोड्स आर मच बेटर। जैसे ही हम आगे बढ़े, कुछ ही किलोमीटर पर एक सड़क दुर्घटना एक्सीडेंट दिखाई दिया। एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हुई थी। दृश्य देखकर लगा कि टक्कर आइदर फास्ट स्पीड और रैश ड्राइविंग के कारण हुई होगी। यह हमें याद दिलाता है कि हाईवे पर स्पीड एंड माइंड कंट्रोल बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ हर कोई फास्ट चलाता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स की लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। एक घंटे की ड्राइव के बाद हम अब पहुंच चुके हैं कराड़, महाराष्ट्र का एक प्रमुख शहर जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और हेल्थ सर्विसेज के लिए जाना जाता है। जैसे ही आप शहर में प्रवेश करते हैं, लेफ्ट साइड एक ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित नाम दिखाई देता है, कृष्णा हॉस्पिटल। यह अस्पताल न सिर्फ कराड़ बल्कि आसपास के जिलों के लिए एक मेडिकल हब है। कई गंभीर केस और सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट्स यहाँ होते हैं, जिसके कारण शहर की मेडिकल पहचान बहुत मजबूत है। लेकिन इस शहर में आने के साथ ही एक चुनौतीपूर्ण हिस्सा भी शुरू हो जाता है, और वो है कराड़ शहर को क्रॉस करना। शहर का प्रमुख ओवरहेड ब्रिज, जो हाईवे को सीधे शहर के बाहर से जोड़ने वाला है, पिछले कई टाइम से अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके कारण आपको पूरे शहर के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जहां ट्रैफिक आमतौर पर बहुत ज्यादा और डेंस होता है। ट्रक्स, कार्स, बाइक्स, बसेस, सब कुछ एक साथ चलता है, और यदि कोई ट्रैफिक जाम हो जाए तो कई बार 15 से 20 मिनट का समय यूं ही चला जाता है। अगर ये ओवरब्रिज जल्द पूरा हो जाए तो कराड़ शहर से गुजरने वाले हजारों वाहन सीधे हाईवे से जुड़ सकेंगे, और यह यात्रा काफी तेज और आरामदायक हो जाएगी। सरकार और प्रशासन से यही उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दी जाए, ताकि इस महत्वपूर्ण राउट पर सफर करने वाले लोगों को राहत मिल सके। तो चलिए, अब हम इस ट्रैफिक को पार करते हुए सावधानी के साथ अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं, क्योंकि हर सफर एक अनुभव है। See this, guys. Oh, it's not working here. See? How beautiful it looks in the Oh, car. yeah. Very fast. You saw? Siju? Yeah. Like crazy fast. You can put even on the back there. Yeah, I know. So cool, right? Yeah, so cool toy. I never had this toy for many years. Now I have it. Look at this. Wow. Oh, it's moving. Yeah, Ow, be my hand. careful. Oh God, what It's is not touching it.
अब हम पार कर रहे हैं सातारा, जो कि महाराष्ट्र के सबसे पुराने और ऐतिहासिक शहरों में से एक है। यह इलाका पश्चिमी घाट के पास स्थित है और हाईवे पर आते ही इसके संकेत दिखने लगते हैं। सातारा से गुजरते समय सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो है सड़क की हालत। यहाँ हाईवे की कंडीशन काफी अच्छी है। अगर बात करें फूड और रेस्टोरेंट्स की, तो सातारा बाईपास पर और उसके आसपास कई अच्छे ढाबे, कैफे और ब्रांडेड चेन रेस्टोरेंट्स हैं। काका पेड़ी वाले, लाटकर बंधु पेड़ी वाले, मामा कत्ती पेड़ी वाले, वाड़कर बंधु पेड़ी वाले,
हाँ भाई take a photo. You don't और अब हम आ चुके हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर, भारत का पहला और सबसे एक्सीलेंट 6 लेन वाला कंक्रीट एक्सप्रेसवे, जो न सिर्फ तकनीकी रूप से शानदार है बल्कि हर ड्राइवर के लिए एक सपना है। This is surface. Here, yeah. Huh? India is not for beginners. This is how quick it is. If it didn't work, immediately came and finish. Done. Our scanner is very fast. Very
अब हम मुंबई में हैं और धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहे हैं। कहना गलत नहीं होगा मेरे दोस्तों, ये रोड ट्रिप वाकई लंबा, एक्साइटिंग और वेरी ब्यूटीफुल था। लेकिन अब शरीर भी थक चुका है और नींद आंखों में दस्तक दे रही है। हाईवे की रफ्तार से निकलकर अब हम मुंबई की जानी पहचानी सड़कों पर लौट आए हैं। ट्रैफिक, सिग्नल्स और शहर की हलचल के बीच मन को बस एक ही चीज चाहिए, घर की चाय और थोड़ा सुकून। कुल मिलाकर 8 घंटे से भी ज्यादा की ड्राइविंग के बाद अब बस कुछ मिनट और मैं पहुंच जाऊंगा अपनी आरामदायक कुर्सी, अपने कमरे और अपने घर में। लेकिन सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा अब भी बाकी है, क्योंकि हम पहुंचने वाले हैं पोवाई में। पोवाई एक ऐसा इलाका है जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए जाना जाता है। यहाँ की लेक, पोवाई लेक, एक बेहद सुंदर नजारा है। पानी की नीली झलक और चारों ओर हरे भरे पेड़ सच में देखने लायक होते हैं। पोवाई में कई बड़े बड़े कॉरपोरेट और लग्जरी सोसाइटीज हैं। यहाँ IIT बॉम्बे भी है, जो पोवाई को शैक्षिक और तकनीकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बनाता है। साथ ही यहाँ बहुत सारे लग्जरी होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ आप अच्छा खाना खा सकते हैं और ठंडा वातावरण महसूस कर सकते हैं। रास्ते के दोनों ओर खूबसूरत गार्डन, साफ सुथरी सड़कें और अच्छे निर्माण कार्य से यह इलाका बेहद अट्रैक्टिव लगता है। यहाँ की रेजिडेंशियल सोसाइटीज बहुत ही लग्जूरियस और कंफर्टेबल हैं। अब जब मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, एक कप गरम चाय और मीठी नींद मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन रोविंग रावण का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगले एपिसोड में हम चलेंगे मुंबई की एक ऐसी जगह पर जहां इतिहास, रहस्य और मॉडर्न लाइफस्टाइल एक साथ मिलते हैं। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें और सफर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।